नाज़रीन आदाब, 6 बजे खबरनामा में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूँ मीर हिलाल हांजुरी। और सबसे पहले कश्मीर की सूरत हाल और कश्मीर की सूरत हाल के आज 112वें दिन योम जुमा के पेश नज़र शहर श्रीनगर समेत वादी के दूसरे हिस्सों में मुमकिन एहतजाजों को रोकने के लिए फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की जानिब से कर्फ्यू और बंदिशों की खिलाफ वर्जी करके जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने के पहले से ही तयशुदा प्रोग्राम का तोड़ करने के लिए आज शहर श्रीनगर खासकर पाइन शहर में कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई थी, जबकि जामिया मस्जिद श्रीनगर के आसपास वाले इलाकों में भी हर गली और हर नुक्कड़ पर फोर्सेस की तैनाती से दूसरा ही मंजर नजर आ रहा था। कई मकामात पर सड़कों को खारदार तार से सील किया गया था और इस दौरान जामिया मस्जिद जाने वाली सभी सड़कों को भी सील किया गया था और यहाँ से हर तरह की आमद-रफ्त पर पाबंदी आयद की गई थी। इसी दौरान आज 16वें जुमा को भी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मिंबर और महराब खामोश थे और यहाँ आज भी ना ही जुमा की अज़ां हो सकी और ना ही नमाज जुमा अदा की गई। जामिया मस्जिद श्रीनगर का सदर दरवाज़ा आज भी मुकफ़ल रहा और आज भी यहाँ लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इधर फोर्सेस के एक आला ऑफिसर ने कहा कि जिन इलाकों में एहतजाज के साथ साथ अवामी इमला को नुकसान पहुँचने का खदशा और ख़तरा रहता है वहाँ फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की जाती है ताकि अवामी इमला को तहफ़्फ़ुज़ बख्शा जा सके। स्ट्रेटजी होती है फोर्स की, पुलिस की, कि उस जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के करने के, डैमेज होने के, तो हम प्रिवेंट कर सकें पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, और जो नुकसान है पब्लिक का उसको भी बचा सकें। दरियासना आज हुर्रियत एन के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने प्रोग्राम के मुताबिक अपने घर वाक़ा निगीन श्रीनगर से कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज करते हुए जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की कोशिश की, ताहम उनके रिहायशी मकान के बाहर पहले से ही तैनात फोर्सेज एहलकारों ने उन्हें आगे जाने की इजाज़त न देते हुए हिरासत में ले लिया। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जो ही जुलूस की सूरत में घर से बाहर कदम रखा तो पुलिस के कुछ जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मीरवाइज ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ जामिया मस्जिद इबादतगाह को छावनी में तब्दील करना ना ही इंसाफ है और ना ही कोई असूल। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रिहा करके कश्मीर के लोगों को अपने हक के लिए एहतजाज करने का मौका मिलना चाहिए और लोगों को फोर्सेस की तैनाती के बल पर यरगमाल नहीं बनाया जा सकता है। को रोकना न सिर्फ दीनी मामलात में मुदाखलत है बल्कि इससे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह से मजरूह हो रहे हैं। हम इस बात का न सिर्फ मजम्मत और मलामत करते हैं, हमने बार बार कहा हम हर मजहब का एहतराम करते हैं। जब जब यहाँ पर अमरनाथ यात्रा होती है तब सरकार इंतजाम करती है, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का असूल है? क्या आप यहाँ की सबसे बड़ी मरकजी इबादतगाह को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दें और वहाँ पे लोगों को नमाज जुमा की अदायगी से रोकें? और ये सिलसिला कतन हमें मंजूर नहीं है। हमने आज कहा था कि हम जुमा पढ़ने चाहते हैं, जामा मस्जिद जाना चाहते हैं, हमारे मजहबी हुकूक, हमारे इंसानी हुकूक, हमारे सियासी हुकूक, हमारे हर किस्म के हुकूक ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं। और हुकूमत को हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस किस्म की सरकारी दहशतगर्दी को फौरी तौर बंद किया जाए। इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि ये सरासर नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी के खिलाफ हमारी मुत्तहिदा आवाज इंशाअल्लाह हर कीमत पर जारी और सारी रहेगी। उधर सोपोर में आज दीवारों और बिजली के खंभों पर लश्कर तैयबा के पोस्टर्स चस्पा पाए गए, जिस दौरान लोगों से तंबिया किया गया कि वो हुर्रियत की कॉल पर अमल पैरा होकर हड़ताल को कामयाब बनाएं। लश्कर तैयबा के नाम से मंसूब इन इंतबाही पोस्टर्स में लोगों से कहा गया है कि हुर्रियत की कॉल पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर्स में मुकम्मल हड़ताल के साथ साथ कारोबारी इदारे बंद रखने और एहतजाजी मुजाहरे करने के लिए भी लोगों से कहा गया है। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारत पाक कशीदगी पर अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान अमन की बात को न समझे तब तक बरसगीर में अमन कायम होना बहुत मुश्किल है। जम्मू में आज पुलिस पासिंग आउट परेड के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 1947 से लेकर हमेशा तनावी सूरत हाल सरहदों पर बनी हुई है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरहदी तनाव को ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता वाजपेयी फार्मूला है, जिसके अमलाने से दोनों मुल्कों के अंदर क़याम अमन मुमकिन हो पाएगा।
ہم نے یہ پہلی بار نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے بہت ساری جنگیں دیکھی ہیں ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں. ہم نے 47 سے لے کے 99 تک کرگل وار دیکھا ہے، پر جنگ، جدل، کراس فائر، وائلیشن یہ رہنے والی چیز نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا، رہنا ہے. یہ گولہ باری ختم ہونی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح واجپئی جی کے ٹائم میں پاکستان نے یہ کہا تھا اور کیا تھا کہ جو پاکستان کی سرزمین ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا سیز فائر ہوا تھا، بہت اچھا تھا. آج ہمارے لوگ در بدر ہو رہے ہیں، جموں میں زخمی ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں ہمارے وہاں فورسز کے لوگ. میں سمجھتی ہوں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہمیں آپس میں دوستی کر لینی چاہیے، اور جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر وہاں گئے بھی، پر بدقسمتی سے کے بعد اس کے بعد پٹھان کوٹ ہوا. پر یہ جنگ و جدل کا جو مسئلہ ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان جموں کشمیر کو ہوتا ہے، اور یہ جتنا جلد ہو سکے یہ ختم ہونا چاہیے. اور سویلائز ملکوں کی طرح ہمیں ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے اس میں پاکستان کو پہل کرنی پڑے گی. ناظرین، جموں کشمیر میں پچھلے کئی دہائیوں سے جاری نامساعد حالات کے دوران جہاں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ریاست میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے اعداد و شمار میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، وہیں پر پورے بھارت کی بات کریں تو صرف جموں و کشمیر ایسی ریاست ہے جہاں لوگوں میں ہر سطح پر لائف ایکسپیکٹنسی کی شرح سب سے زیادہ ہے. آخر کیا وجوہات ہے کہ ریاست کے لوگوں میں زندگی کی امید سے زیادہ ہے؟ اس پر پیش ہے ہمارے ڈیسک کی یہ رپورٹ. جموں و کشمیر ریاست بھلے ہی دوسرے کسی میدان میں کسی سے آگے ہو نہ ہو، لیکن زندگی کی امید میں جموں کشمیر پورے ملک میں سب سے آگے ہے. جموں کشمیر جہاں مانا جاتا ہے کہ یہاں انسانی جانوں کی کوئی قدر نہیں، اور شاید آئے روز مختلف نوعیت کے واقعات اور اموات اس کا ثبوت بھی ہے، لیکن مجموعی طور جب پورے ملک کے اعداد و شمار پر نظر ڈالے جاتے ہیں تو جموں کشمیر نے لائف ایکسپیکٹنسی یعنی زندگی کی امید میں کیرالہ جیسی ریاست کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. سال 2016 میں سینسس ادارے رجسٹرار جنرل آف انڈیا نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق جموں و کشمیر مجموعی طور ہر کسی ایج گروپ میں زندگی کی امید کو لے کر سب سے آگے ہے. زندگی کے میدان میں زندہ رہنے کے توقعات کو لے کر جموں و کشمیر فہرست میں اول نمبر پر ہے، لیکن یہ اعداد و شمار سننے اور پڑھنے والا ضرور اس بات پر سوچنے لگتا ہے کہ آخر جموں و کشمیر کے لوگوں میں ایسا کیا کچھ ہے جہاں مرنے کے امکانات کم اور زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہے. ہم نے بھی یہ بات جب ماہرین سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے جموں و کشمیر کے موسم، خان پان، ٹوپوگرافی اور جینیٹک فیکٹر کو یہاں کے لوگوں میں زندگی کی امید برلانے کے لیے پورے ملک کے مقابلے میں ذمہ دار قرار دیا ہے. جب ہم لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کریں تو اس میں بہت سارے ڈٹرمنٹس ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو منحصر کرتا ہے کہ ہماری لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہوتی ہے. جب ہم JNK کی بات کریں خاص طور پہ تو اس میں جو ہمارا جو جینیٹک فیکٹر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے فرام ریسٹ آف دا کنٹری. سیکنڈلی جو ہمارا ٹوپوگرافی ہے، جو ہمارے یہاں پہ پہاڑی ایریا ہے، یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے فرام ریسٹ آف دا کنٹری. ساتھ میں جو ہمارا کھانا پینا ہے، اگین وہ ایک الگ امپورٹنٹ ڈٹرمنٹ ہے، کیونکہ ہمارے کھانے میں بھی ابھی وہ اتنی امپیورٹی نہیں آئی ہے، اتنی کنٹامنیشن نہیں آ رہی ہے، ایڈلٹریشن نہیں آ رہی ہے جتنی باقی جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں. کہ ساتھ میں جو ہمارا ویدر ہے، انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں، وہ ڈفرینٹ ہیں. جموں کشمیر ریاست میں نامساعد حالات کے دوران ذہنی امراض کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی اگرچہ شرح اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں انسان کے اندر قوت برداشت بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح سے نامساعد حالات لائف ایکسپیکٹنسی کو لے کر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں. ملک میں یا کسی ریاست میں ایسی سچویشن جہاں جو پرسسٹنٹلی وہاں پہ اسٹریس ہوگا تو لوگوں میں ایک ریزیلینس آ جاتی ہے، ایک قوت برداشت آ جاتی ہے. ایز اگینسٹ اگر آپ انیشل 90s کی بات کریں تو لوگوں میں پینک زیادہ ہوتا تھا، بٹ اگر آپ آج کی بات کریں 26-27 سال کے بعد بھی اب لوگوں میں یہ بات ایک روٹین لائف میں ایک اس کا اثر ہونے لگا ہے، اور لوگوں میں اس میں برداشت کرنے کی قوت اب بڑھ گئی ہے. سو اس کا بھی اتنا زیادہ ہم ایفیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری لائف ایکسپیکٹنسی میں اتنا فرق آ سکے گا. کشمیر کے موسم اور رہن سہن کو بھی جموں و کشمیر کے لوگوں میں زندگی کی امید برلانے میں مددگار سمجھا جاتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ بھارت کی مختلف ریاستوں کے مقابلے میں کشمیر کے لوگوں کا طرز حیات منفرد ہے جو انسان میں جینے کی امید بڑھاتا ہے.
मौसम का भी एक इफ़ेक्ट हमारे यहाँ, हम खुद को गर्म विंटर्स में अच्छी तरह से ग़िज़ा भी लेते हैं, खुद को गर्म करने की कोशिश भी करते हैं। और आप देख लेंगे कश्मीर में हर एक के पास अपना एक घर है। एज अगेंस्ट अगर बाहर देखें तो हाउसिंग वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, कई लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे सोते हैं। सो जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है, साथ में जो अगर हम एनवायरनमेंट जब बात करते हैं तो पोल्यूशन का असर होता है। अगर आप कश्मीर में बात करें तो पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम है एज अगेंस्ट अदर स्टेट्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रोड ट्रैफिक है उसका पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ उसका असर उतना ज़्यादा नहीं है। सो उसका इफ़ेक्ट भी हमारी जो सेहत पे है नुमायाँ किया एज अगेंस्ट बाकी स्टेट। सो ये सब फैक्टर्स मिला के एक कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बेहतर है एज अगेंस्ट बाकी स्टेट्स जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, फूड है, जो कंटेमिनेशन काफ़ी है, वो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है। तो वो सब मिला के हमारे स्टेट में कदर बेहतर है। मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगरचे जम्मू व कश्मीर अपने मदमुकाबिल रियासत केरला से आगे है, ताहम 1 साल तक की उम्र में जम्मू व कश्मीर केरला से पीछे है। आदाद शुमार के मुताबिक 1 साल तक वाले एज ग्रुप में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की शरह जम्मू व कश्मीर में 72.6 है, ताहम केरला में ये शरह 74.9 है। 5 साल के एज ग्रुप में ये शरह केरला में 74.8 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 75.1% है। 10 साल की उम्र में केरला की शरह 70.9% है, जबकि जम्मू कश्मीर में 71.2 है। इसी तरह से 30 साल की उम्र तक ये शरह केरला में 46.7 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 47.3 है। 50 साल वाली उम्र में केरला में 28.4% शरह फीसद है और जम्मू कश्मीर में 29.1 है। इस तरह से 70 साल की एज ग्रुप में केरला में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की शरह 12.9 है, जबकि जम्मू कश्मीर में ये शरह 14.3 है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर 1 साल तक के एज ग्रुप को छोड़कर हर सतह पर आगे है, ताहम केरला जम्मू कश्मीर के मुकाबले में सबसे नज़दीकी ऐसी रियासत है जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ज़िंदगी की उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोगों के बाद दूसरे नंबर पर है। कैमरामैन फिरदौस अहमद के साथ मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। रियासती वजीर और PDP के सीनियर लीडर अब्दुल रहमान वीरी ने मरकजी काबीना की जानिब से जम्मू व कश्मीर में मेवा सनत को फ़रोग देने की खातिर 500 करोड़ रुपए के पैकेज को मिली मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस कदम से रियासत की मेवा सनत को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब्दुल रहमान वीरी ने कहा कि मेवा सनत ने ख़राब हालात में भी रियासत की मईशत को सहारा दिया। उन्होंने कहा कि इस सनत को फ़रोग देने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कई इक़दाम उठाए थे और आज महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली सरकार भी इस सनत को सेहतमंद बनाने के लिए इक़दाम उठा रही है। देखिए, ये जो पैकेज हम इसका खैर मकदम करते हैं, जो पैकेज मिला, क्योंकि हार्टिकल्चर एक वाहिद इंडस्ट्री है इस रियासत में जिसने मुश्किल हालात में यहाँ की मैशियत को सहारा दिया, यहाँ की मैशियत को बचाया। मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो आज का ये पैकेज 500 करोड़ का, इससे मुझे लग रहा है हमारी वज़ीर आला ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की इस इंडस्ट्री को आगे लेने के लिए। पहले मुफ्ती साहब के ज़माने में भी इस सेक्टर की तरक्की के लिए काफ़ी कोशिश हुई, हालांकि उसके सबसे ज़्यादा जो मसला उस वक्त टोल टैक्स माफ़ किया गया। इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए गए। इसी तरह आज भी जो आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने काफ़ी कोशिश की और मैं यूनियन कैबिनेट का भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 500 करोड़ का ये पैकेज क्लियर कर लिया, जिससे इस इंडस्ट्री को आगे लेने में काफ़ी मददगार साबित होगी। जो हम चाहते थे कि इस इंडस्ट्री को नए इनिशिएटिव्स लेने, मतलब हाई डेंसिटी नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो ये नुकसान जो इस इंडस्ट्री को हुआ है उसको दूर करने के लिए जो आज की ये पैकेज है, मुझे लग रहा है ये अच्छी खासी मददगार साबित होगी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पट्टन ने आज त्रेकोल बल पट्टन में ज़रिए अराज़ी को रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाए जाने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और इस हवाले से मज़कूरा SDM ने 3 ट्रैक्टरों को भी अपनी तहवील में ले लिया है। ज़रिए अराज़ी को बंजर बनाने के सिलसिले में फिलिंग के अमल को मौके पर ही बंद करने के अहकाम जारी करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो रेवेन्यू एक्ट की खिलाफ वर्जी करना बंद करे। यहाँ पे इलीगल कन्वर्जन हो रहा है, 133A लैंड रेवेन्यू एक्ट की वायलेशन हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ स्पॉट विज़िट किया और यहाँ ऑन स्पॉट हम लोगों ने कुछ ट्रैक्टर्स 3 भी एप्रीहेंड किए और जो यहाँ पे इलीगल वायलेशन है वो भी स्टॉप की। थोड़ा लोगों से भी अपील करता हूँ कि अब वो ये फिलिंग अभी अवल में न करे, अगर जो भी कोई ये खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ। नाज़रीन, अब रुख करते हैं आलमी खबरों की ओर।
नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि नेटो रूस के साथ न तो कोई टकराव और न ही दूसरी सरहद जंग चाहता है। उनका कहना था कि मशरकी यूरोप के इलाके में इजाफी 4000 फौजों की तैनाती का मकसद एहतियात बरतना है, इश्तियाल दिलाना नहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कशीदगी के बावजूद नेटो का फौजी इत्तेहाद रूस को खतरे के तौर पर नहीं देखता। सरहद जंग के इख्तिताम के बाद रूस और मगरबी ताकतों के दरमियान आजकल ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं। साल 2014 में यूक्रेन के जजीरे क्राइमिया के रूस के साथ इलाक़ के बाद यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद कर दी थीं। शाम की जंग के हवाले से भी मगरबी ताकतों और रूस के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम न्यूक्लियर हथियारों पर पाबंदी के नए कानून पर बहस का आगाज़ हो गया है और नए कानून पर करारदाद ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नाइजीरिया और जनूबी अफ्रीका ने पेश की है। करारदाद के हक़ में 123 और मुखालिफ में 38 वोट आए हैं। कानून के नए मसौदे पर बहस का आगाज़ आइंदा साल मार्च में होगा। बरतानिया, फ्रांस, रूस और अमेरिका की करारदादों की मुखालफत करारदाद पर रायशुमारी में 16 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो शामी तारिकीन वतन अफराद को पनाह देने का प्रोग्राम बंद कर देंगे। जबकि हिलरी की शान में कसीदे पढ़ने वाली मिशेल ओबामा का कहना है कि हिलरी बराक ओबामा और बिल क्लिंटन से भी बेहतर सदर साबित होंगी। रियासत ओहायो में इंतखाबी रैली से खिताब में ट्रंप का कहना था कि बहसत सदर वो अमरीकी अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरात से दो चार नहीं होने देंगे और दहशत गर्दी का शिकार ममालिक से लोगों के अमेरिका इमिग्रेशन का प्रोग्राम मुअत्तल करेंगे। इधर अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने रियासत शुमाली कैरोलिना में पहली बार हिलरी क्लिंटन के साथ इंतखाबी रैली में शिरकत की। मिशेल ओबामा ने वोटर्स पर जोर दिया कि वो अर्ली वोटिंग की सहूलियत से इस्तिफादा हासिल करें। नाज़रीन, खबरनाम में वक्त हो चला है खेल की खबरों का और इस हवाले से मज़ीद जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी गौहर कुच्छे। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। पाकिस्तान ने मलेशिया में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में चीन को 4 गोल से शिकस्त दे दी। इस मैच के पहले क्वार्टर में कोई टीम गोल न कर सकी, ताहम पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में 1-1 और आखिरी क्वार्टर में मजीद 2 गोल करके मैच जीत लिया। पाकिस्तान पहले ही इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और 29 अक्टूबर को खेले जाने वाले मैच में इसका मुकाबला मलेशिया से होगा। इंडियन टीम पॉइंट्स टेबल पर 13 पॉइंट्स के साथ सैर फिरिस्त है और अब इसका मुकाबला 29 अक्टूबर को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया से होगा। याद रहे, इंडियन हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही है। श्रीलंकन एलीट मैच ऑफिशियल कुमार धर्मसेना का अंपायरिंग करियर शदीद खतरात से दो चार हो गया है। धर्मसेना ने बांग्लादेश बमुकाबले इंग्लैंड के पहले टेस्ट में गलत फैसलों का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैच के पहले इनिंग्स में 10 रिव्यूज भी रिकॉर्ड थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंकन इनिंग्स में 8 रिव्यू लिए गए थे। चिटागोंग टेस्ट के 26 में 16 रिव्यूज धर्मसेना के फैसलों पर थे, जिनमें से 8 को तब्दील करना पड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनुस टेस्ट मैचों में अगरचे डीआरएस के हक में है, ताहम उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को इसके मुकम्मल साजो सामान के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वकार यूनुस का कहना है कि डीआरएस के बारे में एक पॉलिसी होनी चाहिए और दुनिया में जहां भी टेस्ट मैचेस होने हैं डीआरएस का एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर देना चाहिए और हर जगह एक ही जैसे साजो सामान के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि दुरुस्त फैसलों को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शिहाब अख्तर ने गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान न बुलाने का मशवरा दे दिया। उनका कहना है कि कोई खतरा मोल न लिया जाए क्योंकि पाकिस्तान अब भी गैर मुल्की टीमों के लिए महफूज नहीं है। मौजूदा हालात में सब्र किया जाए और सिक्योरिटी के मामलात ठीक होने तक किसी भी टीम को मदऊ करने की ज़रूरत नहीं है। शिहाब अख्तर का मजीद कहना है कि इस बात का यकीन तो है हर कोई पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट चाहता है, अलबत्ता इसमें कुछ वक्त लगेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेन्स T20 एशिया कप और दौरा न्यूजीलैंड के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। बिस्मा मारूफ को T20 टीम और सना मीर को एक रोजा टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 24 नवंबर जबकि भारत के खिलाफ 3 दिसंबर को खेलेगी। एशिया कप से कबल पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड में मेजबान टीम के खिलाफ 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। आज की खेल की खबरों में बस इतना ही। नाज़रीन, खेल की खबरों के साथ साथ अब वक्त हो चला है मौसम से मुतल्लिक जानकारी की, और इस हवाले से मज़ीद जानकारी जानते हैं अपने साथी साहिल भट्ट से। आदाब नाजरीन, मौसम का हाल हवा लेकर मैं साहिल आपके सामने हाजिर खिदमत। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में आज मौसम खुश्क रहा और आने वाले दिनों में भी मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं। श्रीनगर में आज दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में आज कहीं कहीं जगह पर रात को बारिश गिरने के भी इम्कानात हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेह की अगर बात करें तो लेह में भी आज मौसम खुश्क रहा और आने वाले दिनों में भी मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है। लेह में आज दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नाजरीन, ये था आज के मौसम का हाल। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामे का ये शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिर को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो रात 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।